नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर का, जो कि होने वाला है कोलोस्टोमी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे पूरी कोलोस्टोमी के बारे में, कोलोस्टोमी प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं कोलोस्टोमी प्रोसीजर क्या होता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ठीक है। मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ की जानकारी मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कोलोस्टोमी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कोलोस्टोमी की। तो कोलोस्टोमी मतलब होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है कॉलोन के अंदर। कॉलोन किसको कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिफिशियली हम बाहर से ओपनिंग बनाते हैं, यानी कि एक छिद्र करते हैं किसके अंदर, कॉलोन के अंदर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। एंटीरियर मतलब कि सामने का एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, मतलब कि एब्डोमेन जो होता है आपका, उसके सामने से क्या होता है, एक प्रकार का छिद्र किया जाता है, जिसके अंदर से एक होल किया जाता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसको कहते हैं कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी, कॉलोन मतलब कि इंटेस्टाइन, और ऑस्टोमी मतलब कि छिद्र करना यानी कि होल कर देना। तो आर्टिफिशियल ओपनिंग की जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बाहर की तरफ से, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की तरफ से एक कोलोस्टोमी की जाती है। तो इसको कहा जाता है आपका कोलोस्टोमी। अब बात करते हैं पर्पस की। तो पर्पस किस लिए किया जाता है कोलोस्टोमी? एलिमिनेट फ्लैटस और स्टूल। आपके जो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब कि शरीर से बाहर निकालना किसको? फ्लैटस को। या तो आपकी कोई गैस बनी हुई है पेट के अंदर, ठीक है, या बात की जाए स्टूल, जो स्टूल है जो कि बाहर नहीं निकल पा रहा है किसी माध्यम से, किसी कारणवश, उसको क्या कर देना, बाहर निकाल देना स्टूल को। इसलिए किया जाता है कोलोस्टोमी। यानी कि कोई व्यक्ति है जो फ्लैटस पास नहीं कर पा रहा है या स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नॉर्मल, तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, वो फ्लैटस जमा होने लग जाता है और स्टूल जमा होने लग जाता है। तो बाहर से एक छिद्र किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, आपके स्टूल और फ्लैटस जो हवा होती है उसको बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों किया जाता है कोलोस्टोमी। दोस्तों इंडिकेशन किन किन अवस्था के अंदर कोलोस्टोमी करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, आपके कॉलोन में कोई कैंसर है, किसकी वजह से क्या होता है, आपके जो फ्लैटस है और स्टूल है वो पास आउट नहीं हो पाते हैं, तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसकी वजह से। या बात की जाए इनपरफोरेटर एनस, रेक्टम, जो आपका रेक्टम है उनके अंदर इनपरफोरेटेड रेक्टम हुआ है, मतलब कि उसके अंदर किसी प्रकार का रेक्टम जो है वो उसके अंदर छिद्र हो गया है, इनफोरेटेड हो गया है रेक्टम। इस सब कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, कोलोस्टोमी किया जाता है। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम की बात की जाए तो ये क्या हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये आपका असेंडिंग कॉलन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, आपका असेंडिंग कॉलन हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, ये आपका डिस्टेंडिंग कॉलन हो गया, ये इसका, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन, ये सब आ जाते हैं। तो देखिए अगर आपके यहाँ पर अगर ऑस्टोमी किया जाता है, अगर यहाँ पर आपके क्या किया जाता है, छिद्र किया जाता है, ऑस्टोमी किया जाता है, कोलोस्टोमी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्टोमा। छिद्र करना मतलब कि स्टोमा, यानी कि असेंडिंग कॉलन के अंदर असेंडिंग कोलोस्टोमी कहा जाएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कोलोस्टोमी किया है इस एरिया में, तो ये कौन सा कॉलन हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, तो इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोस्टोमी। ये क्या किया जा रहा है, एक प्रकार का छिद्र बनाया जा रहा है, होल बनाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है ओपनिंग। ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमा। स्टोमा मतलब कि ओपनिंग कहलाता है। तो ये इस प्रकार का एक छिद्र बनाया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, आपके जो फ्लैटस होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कराते हैं तो इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोस्टोमी। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आपके बीच में अगर कहीं भी आप कोई भी छिद्र करते हैं, ऑस्टोमी करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। अगर यहाँ से यहाँ तक आप करते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, ठीक है। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका सिग्मोइड कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इतने प्रकार के कोलोस्टोमी होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बताइए कि स्टूल नेचर, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं और कोलोस्टोमी करते हैं तो आपको स्टूल किस प्रकार का दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर कोलोस्टोमी करते हैं तो आपको जो स्टूल होगा वो वेट कोलोस्टोमी होगा। वेट कोलोस्टोमी अगर बोलते हैं तो कहाँ पर छिद्र करना होता है आपको, यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप छिद्र करेंगे तो आपका जो फिकल होगा वो कैसा होगा, वेट होगा, यानी कि आपका गीला होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है वो पूरी तरीके से क्या करती है, पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आपका जो फिकल मैटर्स दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे, वेट दिखाई देंगे, गीले दिखाई देंगे।
अगर यहाँ पर आपने कोलोस्टोमी किया और आपने जांच की, स्टूल कैसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर सेमी सॉलिड स्टूल दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? सेमी सॉलिड स्टूल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी जो होता है उसको आधा सोख लिया जाता है और आधा भी स्टूल के अंदर पानी बचा हुआ रहता है, इसलिए जो आपकी स्टूल भी नेचर दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देगा सेमी सॉलिड नेचर। और अगर यहाँ पर आप कोलोस्टोमी करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड जो कलर होगा स्टूल का वो कैसा होगा, जो सेमी सॉलिड होगा और सॉलिड होगा, मतलब कि सॉलिड थोड़ा हार्ड आपका स्टूल देखने को मिलेगा डिसेंडिंग कोलोस्टोमी के अंदर। अगर अपन यहाँ पर करेंगे स्टूल का नेचर कर यहाँ पर करते हैं आप कोलोस्टोमी, सिग्मॉइड कोलोस्टोमी, तो इसके अंदर जो नॉर्मल स्टूल दिखाई देगा जैसे कि आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पर वेट कोलोस्टोमी देखने को मिलेगी। तो आपको जब भी असेंडिंग कोलोस्टोमी करते हैं तो वहाँ पर वेट कोलोस्टोमी देखने को मिलेगी। और कहाँ पर सेमी सॉलिड नेचर का स्टूल देखने को मिलेगा, तो ट्रांसफर कोलोस्टोमी के अंदर सेमी सॉलिड का नेचर का स्टूल देखने को मिलेगा। फिर आप बात करते हैं कि डिसेंडिंग कोलोस्टोमी किस प्रकार का नेचर ऑफ स्टूल देखने को मिलता है, तो सेमी सॉलिड टू सॉलिड कलर का सॉलिड नेचर का स्टूल देखने को मिलता है। फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए सिग्मॉइड कोलोस्टोमी के अंदर किस प्रकार का स्टूल देखने को मिलेगा, तो क्लोज टू नॉर्मल देखने को मिलता है इसके अंदर, क्योंकि ये सबसे अंत सिरे पर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परमानेंट लेफ्ट साइड कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी, एंड कोलोस्टोमी और परमानेंट कोलोस्टोमी जिसको कहा जाता है। अगर आपने सिग्मॉइड कोलोन के अंदर कोलोस्टोमी की है तो उसको कहा जाता है आपका परमानेंट कोलोस्टोमी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है स्टूल पास आउट और आपको परमानेंट कोलोस्टोमी करनी है किसी पेशेंट की, तो आपको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी करनी होती है। अब आप बात करते हैं आगे अब आप बात करते हैं टाइप ऑफ कोलोस्टोमी। कितने प्रकार के टाइप होते हैं कोलोस्टोमी के, तो टाइप कितने होते हैं कोलोस्टोमी के। पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका वेट कोलोस्टोमी। कैसा होता है? वेट कोलोस्टोमी होता है। वेट कोलोस्टोमी मतलब, वेट का मतलब क्या होता है? गीला यानी कि आपका पानी से भरा हुआ गीला कोलोस्टोमी। तो वेट कोलोस्टोमी की मैंने आपको बताया कि असेंडिंग कोलोस्टोमी, जैसा कि मैंने आपको बताया था असेंडिंग कोलोस्टोमी के बारे में, तो असेंडिंग कोलोस्टोमी के अंदर क्या होता है? वेट कोलोस्टोमी इसको कहा जाता है। इसके अंदर इंसिजन किया जाता है असेंडिंग कोलोन के अंदर। ठीक है, स्टूल का टाइप कैसा होता है? लिक्विड नेचर का होता है, जो कि मैंने आपके डायग्राम के माध्यम से पूरा बता दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाता है कि जो वेट कोलोस्टोमी होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो जो वेट कोलोस्टोमी किन पेशेंट के अंदर करते हैं? ऐसे पेशेंट के अंदर करते हैं जिनके अंदर कम समय के लिए कोलोस्टोमी की जाती है या फिर कुछ समय के लिए कोलोस्टोमी की जाती है, उसको कहा जाता है टेम्परेरी कोलोस्टोमी। यानी कुछ कम समय के लिए अगर किसी पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी करनी है तो आप किसके अंदर करते हैं? आप असेंडिंग कोलोन के अंदर कोलोस्टोमी करते हैं। और ओपनिंग कहाँ पर होती है? इसके राइट साइड पे। ये क्या होता है? आपका राइट साइड होता है, ये होता है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे की जाने वाली कोलोस्टोमी को कहा जाता है असेंडिंग कोलोस्टोमी। दूसरा कहलाता है ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी दूसरा टाइप है कोलोस्टोमी का, जिसके अंदर इंसिजन जो कराया जाता है वो सिग्मॉइड कोलोन के अंदर कराया जाता है, जो कि मैंने लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था कि लास्ट पार्ट जो होता है सिग्मॉइड कोलोस्टोमी उसको कहा जाता है ड्राई कोलोस्टोमी। इसमें क्या होता है? आपका लेफ्ट साइड पर कोलोस्टोमी की कराई जाती है, इस साइड पर कोलोस्टोमी अभी कराई जाती है। ठीक है, इसका कहा जाता है एंड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, यानी कि लास्ट सिरे पर अगर कोलोस्टोमी कराई जाती है, छिद्र किया जाता है, बाहर से होल किया जाता है, तो इसको कहा जाता है एंड कोलोस्टोमी। इसको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिग्मॉइड कोलोस्टोमी जो होता है वो सिग्मॉइड कोलोन पर कराया जाता है। कोलोस्टोमी सिग्मॉइड कोलोन पे की जाती है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है। अब ये जो सिग्मॉइड कोलोस्टोमी जो होता है वो किस प्रकार का कोलोस्टोमी होता है? इसको परमानेंट कोलोस्टोमी भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के लंबे समय तक या परमानेंट तरीके से कोलोस्टोमी कराई जाती है तो उसको जो एरिया होता है उसको कहा जाता है परमानेंट कोलोस्टोमी, जो कि सिग्मॉइड कोलोन पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि सिग्मॉइड कोलोस्टोमी अगर आप पेशेंट का करा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि जो कोलोस्टोमी है वो नॉर्मल है? क्योंकि इसके क्या होता है, स्टूल जो होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा लिक्विड हार्ड टू हार्ड देखने को मिलता है, इसके अंदर नॉर्मल टू हार्ड देखने को मिलता है। आपका स्टूल नॉर्मल स्टूल जो होता है उसकी नेचर का इसके अंदर स्टूल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिग्मॉइड कोलोस्टोमी जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है। सम पेशेंट आर एबल टू रेगुलेट एम्प्टी टाइम सो दे डू नॉट नीड टू वियर द कलेक्शन बैग। क्योंकि अभी अभी क्या होता है, कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो एम्प्टी टाइम उनका रेगुलेट हो जाता है, मतलब उनको पता है कि कब उनको क्या होता है डिफिकेशन करना है, तो सो दे डू नॉट नीड टू वियर ए कलेक्शन बैग। तो इसलिए वो कलेक्शन बैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सम पेशेंट आर एबल टू रेगुलेट एम्प्टी टाइम, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनका जो रेगुलेशन टाइम है, ठीक है, फ्रेश होने का टाइम है वो कौन सा है, तो वो इस प्रकार के लिए किसी भी कलेक्शन बैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन वाले पेशेंट के लिए इस्तेमाल में होता है। अब हम बात करते हैं नोट, एक नोट करके लिखिएगा कि इन इलियोस्टोमी। अब हमने बात की थी कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की जाती है। इलियोस्टोमी क्या होता है, आपकी इलियम जो होती है उसके अंदर किया जाता है कोलोस्टोमी, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। आउटफ्लो फ्रॉम द इलियोस्टोमी हैज़ नेवर एंटर्ड द कॉलोन, इट विल बी लिक्विड। इलियोस्टोमी ड्रेन कंटिन्यूसली, ए बैग वियर कंटिन्यूसली। ऐसा क्या होता है, आपका जो इलियोस्टोमी जब आप करते हैं, जब आपका जो कॉलोन है, ठीक है, नेवर एंटर्ड द कॉलोन, इट विल बी लिक्विड। एंड जो आउटफ्लो होता है आपका इलियोस्टोमी का, हैज़ नेवर एंटर्ड द कॉलोन, इट विल बी लिक्विड। अगर आपका जो आउटफ्लो है, ठीक है, आपका जो आउटफ्लो है वो किसी कारणवश क्या नहीं जा रहा है, कॉलोन के अंदर नहीं जा पा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इलियोस्टोमी करनी पड़ती है। इलियोस्टोमी मतलब कि जो देखिए आपका पहला पार्ट होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का, जुजनम, डुडेनम, जुजनम, इलियम। तो इलियम जो पार्ट होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अगर मान लो किसी कारणवश आपका जो इलियम है लार्ज इंटेस्टाइन ही नहीं है मान लो आपकी, तो आपको वहाँ पर इलियम के अंदर कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है, इलियम के अंदर कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। और इलियम का जो लिक्विड का नेचर होगा इलियम के अंदर, वो कैसा देखने को मिलता है, आपका लिक्विड देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, इलियोस्टोमी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि एंडस्टोमा क्या होता है। एंडस्टोमा क्या होता है दोस्तों, एंडस्टोमा का मतलब होता है इंसिजन आर मेक्ड इन द सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन मैंने आपको बताया था, लास्ट पार्ट होता है आपका। इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करते हैं, सिग्मोइड कॉलोन को काट कर बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, आप एंडस्टोमा एक क्रिएट कर देते हैं, होल ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं। ये इस वजह से किया जाता है कि यहाँ पर अगर मान लो किसी कारणवश आपका जो सिग्मोइड कॉलोन है वो ख़राब हो गया, तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पर काट के आपके पार्ट को और यहाँ पर ये एक ओपनिंग बना देते हैं। इस ओपनिंग को कहा जाता है हार्टमान प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, हार्टमान प्रोसीजर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्टमान प्रोसीजर किसको कहते हैं। अगर आपने इंसिजन करके सिग्मोइड कॉलोन को बाहर कर दिया, डिस्टल पार्ट को बाहर कर दिया, काट के अलग कर दिया और वहाँ पर एक ओपनिंग बना दी, स्टोमा बना दिया, तो उसको कहा जाता है आपका हार्टमान प्रोसीजर। अब बात करते हैं डबल बैरल स्टोमा किसको कहते हैं। डबल बैरल स्टोमा किसको कहा जाता है, देखिए डबल बैरल मतलब डबल, डबल मतलब कि दो, डबल मतलब क्या होता है, दो होता है। तो डबल बैरल स्टोमा मतलब होता है कि आपका जो ट्रांसवर्स कॉलोन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलोन है, यहाँ पर एक प्रकार की ओपनिंग कर दी और यहाँ पर एक प्रकार की ओपनिंग कर दी, तो दो प्रकार की आपने स्टोमा क्रिएट कर दिए, दो प्रकार की आपने ओपनिंग क्रिएट कर दी इंसिजन लगा के। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट फंक्शनल, और इसको कहा जाता है डिस्टल पार्ट नॉन फंक्शनल। अगर मान लो आपका ये वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जो ही काम कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अगर ये वाला पार्ट काम कर रहा है, ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को तो काम कर रहा है, लेकिन ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट किसी काम का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रकार का छिदका इसको बीच में से काट देंगे और यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाला जो पार्ट काम कर रहा है ये ही काम करता रहेगा, ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, तो इसको यहाँ पे जाके अपन बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, वही हमने बात की प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब कि पहला वाला पार्ट, डिस्टल मतलब कि दूसरा यानी कि दूर वाला पार्ट। पहला वाला पार्ट फंक्शनल होता है और दूसरा वाला पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। ये एक प्रकार का टेम्पररी डाइवर्जन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर रिसेक्शन रिक्वायर्ड होता है, परफोरेशन और नेक्रोसिस, मतलब कि परफोरेशन और नेक्रोसिस ना हो जाए, इसलिए इस वाले पार्ट को, इस पार्ट तो ख़राब हो चुका है, इस पार्ट को बचाने के लिए आप इस पार्ट को इस पार्ट से अलग कर देते हैं और ये वाला पार्ट फंक्शनल हो जाता है और ये वाला पार्ट नॉन फंक्शनल हो जाता है, और यहीं पर आप कोलोस्टोमी कर देंगे ताकि यहाँ से जो पूरा फ्लूइड है, जो आपका डेफिकेशन एरिया का पार्ट है, वो बाहर निकल कर आ जाए। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट क्या होती है, देखिए डाइट होता है नन बाय माउथ, ठीक है, तो आपको क्या होता है, नन ओरल नन बाय माउथ क्या होता है, आपको नथिंग बाय माउथ 8 ईयर्स बिफोर प्रोसीजर। आप किसी भी व्यक्ति को अगर कोलोस्टोमी करना चाह रहे हैं, कोलोस्टोमी प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, तो उस पेशेंट को 8 घंटे पहले, 8 घंटे जो भी प्रोसीजर होने वाला है उससे 8 घंटे पहले तक आप क्या करना है, उसको कुछ भी खाने को नहीं देना है। आप 8 घंटे प्रोसीजर होने के 8 घंटे के जो पहले वाला समय होता है उसके अंदर किसी भी कोई चीज़ खाने को उसको नहीं देनी है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अपन प्रोसीजर जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, कोलोस्टोमी प्रोसीजर कर रहे हैं। कोलोस्टोमी प्रोसीजर जब भी करते हैं तो उस पेशेंट को खाने को कुछ भी नहीं देते हैं प्रोसीजर से 8 घंटे पहले तक। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अवॉइड, अब ऐसे पेशेंट को कौन सी डाइट को अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट को हाई फाइबर डाइट अवॉइड करनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हाई फाइबर डाइट जो होती है वो क्या होती है, आपके जो क्या करती है, गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट को भी अवॉइड करना चाहिए, बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि हाई फाइबर डाइट आप देंगे तो जो आपका
जो आपका जो डिफिकेशन होता है वो लगातार देखने को मिलता है। हाई फाइबर डाइट आपको नहीं देनी है, ध्यान रखें। फाइबर डाइट जो होती है वो नहीं देनी है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोवाइड नॉर्मल डाइट। हाई फाइबर डाइट नहीं देनी है पेशेंट को, 8 घंटे पहले तक इसको कुछ खाने को नहीं देना है। और अवॉइड नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डाइट प्रोवाइड करनी है ऐसे पेशेंट को। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके जब भी आपका कोलोस्टोमी प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि पेशेंट को अवॉइड द हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट आपको नहीं देनी है, ये बात ध्यान रहे। आप कॉन्स्टिपेशन कर देता है, ये बात आज में होनी चाहिए। और दूसरी बात, गैसेस सब्सटेंस वाले पेशेंट्स को गैसेस सब्सटेंस नहीं देना जिसकी वजह से गैस बने, जो बॉवल है वो कलेक्शन हो जाए। बात करते हैं प्रोवाइड नॉर्मल डाइट, पेशेंट को नॉर्मल डाइट देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कोलोस्टोमी केयर। अब कोलोस्टोमी तो हो चुकी है, अब इसकी केयर आप कैसे देंगे, तो कोलोस्टोमी की केयर कैसे करेंगे, तो आपको जो उसकी साइट होती है ना उसको बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करते रहना है, जो भी कोलोस्टोमी की साइट है, ठीक है। उसकी केयर कैसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से कि कोलोस्टोमी की केयर कैसे करनी है। तो बीटाडीन सॉल्यूशन से कोलोस्टोमी की केयर करनी है। और 1% जिंक ऑक्साइड जो पाउडर है, 1% जिंक ऑक्साइड जो पाउडर होता है उसकी सहायता से भी क्या करना है, आपको अप्लाई करना है उसके चारों तरफ। इससे क्या होता है, जो जिंक ऑक्साइड 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है ना, वो सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है और स्किन इरिटेशन से भी बचाने का काम करता है। और ये जो होता है स्टोमासाइट को ड्राई होने से भी बचाता है। अब बात करते हैं कि कवर द स्टोमा विथ साइट। कौन से जो स्टोमा को कवर किया जाता है, वेफर होते हैं और पैचेस होते हैं। वेफर ऑफ पैचेस जो होते हैं उससे आपके स्टोमासाइट को कवर किया जाता है। एक वेफर प्रकार का वेफर आता है, ठीक है, एक चौड़ा सा वेफर आता है आपके पास, उस वेफर साइड को कवर करना होता है, ठीक है। अब कट द वेफर। अब आपको ये बहुत ही नॉट सेट के अंदर क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, या तो 1/8 करके आ जाएगा या 0.125 करके आ जाएगा। मान लो आपका ये क्या है, ये आपका स्टोमा, ये छिद्र है, आपका छिद्र है, ये छिद्र है, ये आपका होल हो गया स्टोमा का। तो इसकी साइड से आपको कितना बड़ा काटना पड़ता है मान लो ये हो गया, छिद्र हो गया। अब इससे कितना बड़ा आपको वेफर को काटना पड़ेगा कि इसको ये कवर कर ले पूरी तरीके से। तो आपको ध्यान रहे, आपका जो डायमीटर होता है, जो चौड़ाई होती है वेफर की, जो चौड़ाई होती है आपके स्टोमा की, जो चौड़ाई होती है, इससे 1/8 मतलब इससे 1/8 भाग, मतलब 1/8 गुना बड़ा, यानी कि 0.125 लार्जर डायमीटर का आपको वेफर को काटना है, ताकि ये जो है ना पूरी तरीके से इसको कवर कर ले अच्छे से। तो डायमीटर कितना होना चाहिए स्टोमा का, उससे बड़ा 1/8, जितना भी डायमीटर आपने स्टोमा का किया है, छिद्र का किया है, आपके होल का किया है, उससे 1/8 चौड़ाई वाला आपको वेफर कट कर लेना है, ताकि ये जो वेफर है वो पूरी तरीके से इसको कवर कर ले। अब इसको वेफर कनेक्ट कैसे करना है, आपके वेफर को इसको कलेक्ट करना है कोलोस्टोमी बैग से। कोलोस्टोमी बैग से कलेक्ट करेंगे तो सारा जो भी फ्लूइड है, जो भी आपका डेफिकेशन है, वो वहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ साइड के अंदर आता है कि आपका जो बैग है, जो आपका कोलोस्टोमी बैग होता है, वो भर जाता है, कितना भर जाना चाहिए कि आपको खाली कर देना है। अगर आपका 1/3 पार्ट भर जाता है आपका कोलोस्टोमी बैग का, तो उसको खाली कर देना है, ठीक है। 1/3 पार्ट भरते ही आपको जो आपका कोलोस्टोमी बैग है उसको खाली कर देना है। और आपका जो एक कोलोस्टोमी बैग है वो कितने दिन तक के बाद में आपको बदल देना है, तो 3 से 5 दिन के बाद में आपको क्या कर देना है, जो आपका कोलोस्टोमी बैग होता है उसको चेंज कर देना है। अब हम बात करते हैं कि नोट। अब नोट की बात करें तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वेयर वेफर एक्सीडेंटली रिमूव्ड। अगर मान लो कि कोई आपको गलती से आपका जो कोलोस्टोमी जो वेफर है जो बैग से कनेक्टेड है वो निकल जाता है, मान लो निकल जाता है, एक्सीडेंटली निकल जाता है, वो हट गया है वहाँ से, तो आपको क्या करना है, अप्लाई पेट्रोलियम गॉज। आपको पेट्रोलियम गॉज की सहायता से आपको उस एरिया को क्लीन करना है, क्योंकि अगर मान लो किसी कारणवश वो हट गया तो आप क्या करेंगे, उसको कवर तो करेंगे ना, तो कवर किसी भी गंदे कपड़े से तो करेंगे नहीं। तो पेट्रोलियम गॉज जो होता है, ठीक है, जिससे वो पेट्रोलियम गॉज होता है उससे वो कवर कर ले कुछ समय के लिए। अगर वो एक्सीडेंटली रिमूव हो गया है आपका बैग, तो आपको क्या कवर कर देना है, पेट्रोलियम गॉज से कवर कर देना है, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले। अब बात करते हैं स्टोमा जो होती है ना, स्टोमा मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग मतलब कि छिद्र बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बाहर से एक छिद्र किया जाता है, छेद किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल कलर की।
अब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नॉर्मल कलर कितना होता है स्टोमा का? अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ आपने स्टोमा तो किया है, कोलोस्टोमी तो की है, लेकिन आप कब बता सकते हैं कि जो कलर है वो नॉर्मल है? अगर मान लो जो कोलोस्टोमी किया है उसका कलर नॉर्मल तभी माना जाएगा जब अगर वो ब्राइट रेड कलर का होगा या पिंक कलर का होगा। इससे इंडिकेट होता है कि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी है। तो ब्राइट रेड कलर और पिंक कलर का अगर स्टोमा देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल वो नॉर्मल होता है। दूसरी बात की जाए, अगर मान लो अगर वो थोड़ा सा पेल पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है धीरे धीरे, वो क्या उसका रंगत जो है वो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम हो गया है, जो हीमेटोक्रेटिक वैल्यू है वो भी बहुत ही कम होती चली जा रही है। अब बात करते हैं, अगर आपका जो स्टोमा है वो ब्लू पड़ गया है, पर्पल पड़ गया है, काला पड़ गया है, तो इसका मतलब हो गया है कि उसको जो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है उस एरिया को, और उसके अंदर जो इंडिकेट ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्पेयर हो चुका है, रुक चुका है। अब इससे क्या करना है, अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ का जो कलर है वो ब्लू देखने को मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को लगातार आप क्या करते हैं, सीधे नर्सिंग जो अधिकारी, आपका जो नर्सिंग अधिकारी को क्या करना है, आपको डॉक्टर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या कर देना, नोटिफाई कर देना है, जानकारी दे देनी है कि आपका जो पेशेंट है, जो सर वो जो पेशेंट है उसका जो स्टोमा है वो ब्लू पड़ गया है, यानी कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। तो जल्दी तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को जानकारी इसके बारे में देनी है। अब बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को आपने कोलोस्टोमी की है, अगर उसकी जो स्मेल है 72 घंटे पहले 72 घंटे तक अगर आपकी जो स्मेल है वो थोड़ी गंदी सी, थोड़ी अनप्लीजेंट दिखाई दे रही है, अनप्लीजेंट महसूस हो रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, अनप्लीजेंट हो रही है पहले 72 घंटे में, तो वो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर 72 घंटे के बाद में भी वो जो स्मेल है वो वैसे ही अनप्लीजेंट गंदी बनी हुई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, उसके कोलोस्टोमी एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसकी जानकारी भी आपको डॉक्टर को दे देनी है 72 घंटे के बाद में, अगर आपको ये स्मेल जो महसूस होती है। तो अब बात करते हैं कि करंट प्लेसमेंट ऑफ कोलोस्टोमी इज कंफर्म्ड बाय, अगर मान लो कि आपने जो कोलोस्टोमी की है, अगर आप इसको कंफर्मेशन करना है कि हाँ हमारी कोलोस्टोमी सही है, बिल्कुल हमने सही की है, तो वो तभी आप पता लगा सकते हैं अगर वहाँ उस एरिया से जो पासेज ऑफ फ्लैटस, आपकी जो गैस है या फिर आपकी स्टूल का वहाँ से पासेज हो रहा है, मतलब कि वो बाहर निकल रहे हैं उस एरिया से, तभी माना जाएगा कि आपकी जो कोलोस्टोमी जो है वो बिल्कुल सही आपने की है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कोलोस्टोमी के बारे में कि स्टूल पास आउट थ्रू द कोलोस्टोमी इज नोन एज, अगर स्टूल, देखिए अगर गैस पास आउट हो रही है ना तो उसको कहा जाता है फ्लैटस। अगर आपकी कोलोस्टोमी से स्टूल पास आउट हो रहे हैं तो उसको कहा जाता है इफ्लुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर गैस पास आउट हो रही है तो फ्लैटस कहा जाएगा, अगर स्टूल पास आउट हो रहा है कोलोस्टोमी से तो उसको कहा जाएगा इफ्लुएंट। क्या कहा जाएगा? इफ्लुएंट कहा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, कोलोस्टोमी का इरिगेशन कैसे करना है, किस प्रकार से आपको कोलोस्टोमी की केयर करनी है, किस प्रकार से कोलोस्टोमी इरिगेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इरिगेशन की बात की जाए तो इरिगेशन आपको स्टार्ट कर देना है 7th डे व्हेन स्टोमा वाउंड बिकम हील्ड। अगर मान लो कि जो आपका जो 7वें दिन अगर आपका जो स्टोमा है और जो वुंड आपने जो किया है वो हील हो गया है बिल्कुल, उसके बाद में ही आपको पानी के माध्यम से, टैप वाटर के माध्यम से क्या करना है, आपको इसका इरिगेशन करना है, साफ करना है आपके, ठीक है, कोलोस्टोमी को। दूसरी चीज़ पोजीशन, आपको जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं, कोलोस्टोमी बैग को इरिगेट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो आपको कौन सी पोजीशन में बैठना है, तो आपको सिटिंग पोजीशन में या एम्बुलेटरी क्लाइंट, जो भी एम्बुलेटरी क्लाइंट, ऐसे व्यक्ति जो चल फिर सकते हैं उन व्यक्तियों को सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। जैसे में आप कबोर्ड में बैठते हो, इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हो, वैसे आप कुर्सी पे बैठते हो, वैसे आपको बैठ जाना है। और अगर ऐसे पेशेंट जो कि चलने फिरने में असमर्थ है, उन पेशेंट को बेड के साइड में, बिल्कुल साइड में घूम जाना है, सिटिंग पोजीशन में बेड के साइड में रहकर ही क्या करना है, आपके जो इरिगेट करना है आपके कोलोस्टोमी इरिगेशन जब भी आप करते हैं। अब बात करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन करते वक्त कितने पानी की सहायता ली जाती है, सॉल्यूशन कितने पानी की सहायता ली जाती है। तो आपको 500 से 1000 ml जो सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है कि कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए। अब आप बात करते हैं कि जो कैथेटर होता है, उसको कितना इंसर्ट आप करते हैं। तो कैथेटर को इंसर्ट आप करते हैं 3 से 4 इंच या फिर 7.5 से 10 सेंटीमीटर। अगर इंच में बात की जाए तो 3 से 4 इंच तक आप जो सक्शन कटर है उसको कोलोस्टोमी की स्टोमा के अंदर डालते हैं। और दूसरी चीज़, और आप 7.5 से 10 सेंटीमीटर के अंदर कहा जाए तो आपको सक्शन कैथेटर को क्या करना है, अंदर डालना है कोलोस्टोमी के अंदर, ताकि जो क्या हो, आपका जो कोलोस्टोमी इरिगेशन हो सके। अब बात करते हैं कि जो कैन है, जो आपने पानी लिया है, जो आपने फ्लूइड लिया है, वो आपको कितनी ऊंचाई पर टांगना है, कितनी ऊंचाई पर रखना है जब भी आप इरिगेट करते हैं। तो 12 इंच या 30 सेंटीमीटर आपको करना है कोलोस्टोमी इरिगेशन करते वक्त। आपकी जो कैन होती है जिसमें पानी या फ्लूइड भरा होता है उसको हाइट पर रखना है।
वो ग्रेविटेशनल के माध्यम से ही साफ हो सकता है। अब बात करते हैं इरिगेशन ऑफ स्टोमा। अब आप इरिगेट करते हो स्टोमा को, तो आपको कब करना चाहिए? आपने खाना खाया है उससे 1 घंटे के बाद से आप कर सकते हैं इरिगेट, स्टोमा को इरिगेट करना चाहिए खाना घंटे के 1 घंटे बाद। अब आप बात करते हैं इरिगेशन बाय, आप किसके द्वारा इरिगेट कर सकते हैं? या तो आप टैप वाटर वहाँ पर दिया गया है तो टैप वाटर लिख दीजिए, एंड नॉर्मल सलाइन और ल्यूक वार्म वाटर से भी आप इरिगेट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं इरिगेशन स्टार्ट। पहले पहले आपको क्या करना है, इरिगेशन जब भी आप करते हैं ना तो जब धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको क्रैम्प देखने को मिलते हैं इसके अंदर। पहले पहले आप धीरे स्टार्ट कीजिए, स्लो स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप जो रेट है आपकी इरिगेशन की उसको बढ़ाते चले जाइए। अब आप बात करते हैं कि अगर मान लो किसी कारणवश पेशेंट बोलता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, नोट सेट के अंदर आया भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार, कि अगर मान लो कि कोई पेशेंट कहता है कि सर मुझे इरिगेट करते वक्त उसको क्या है, क्रैम्प देखने को मिलते हैं, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो उस समय पर क्या करना है आपको, जो क्या करना है, क्लैम्प कर देना है ट्यूब को, क्या कर देना है, क्लैम्प कर देना है, जहाँ से सॉल्यूशन इरिगेट हो रहा है उस ट्यूब को क्या कर देना है, क्लैम्प कर देना है, बंद कर देना है। और जैसे ही आपके जो एब्डोमिनल क्रैम्प खत्म हो जाते हैं तो उस वापस से आपको चालू कर देना है इरिगेशन। अब आप बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कोलोस्टोमी के? तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बात की जाए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है पेशेंट को। बेसिक कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी है, वो बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, काफ़ी लंबे समय तक आपके इंटेस्टाइन में फूड नहीं रुकता है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी हो जाती है इसके अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने क्या किया है, HCl को बाहर निकाल दिया है बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है, इसके अंदर जो बेसिक सॉल्यूशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक जो होते हैं आपके एसिड, उसके अंदर क्या होते हैं, कमी आ जाती है, और लंबे समय तक जो H+ आयंस है वो बॉडी के अंदर बने हुए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखें आप। तो ये था हमारा कोलोस्टोमी प्रोसीजर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए इसी तरह की आपको कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं इसी प्रकार के जो फंडामेंटल के अच्छे प्रोसीजर आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। जब तक के लिए मैं नितिन सिंह आपको अभी गुड बाय कहता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक में दिया हुआ है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप वहाँ भी मुझसे ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।